हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सीएचएसएल के एग्ज़ाम आ ही गए हैं 24 तारीख से। तो उसी के लिए देखिए, उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि 2021 के टीयर 1 के सारे क्वांट मैथ वाले सेक्शन अच्छे से उनको देख लें, है ना। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, सारे सॉल्यूशंस। आज शिफ्ट 3 11 अप्रैल का हम ये देखने जा रहे हैं पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत बतानी है, प्रति किलोग्राम कितनी होगी। 15% का मतलब 3/20, है ना। तो अगर पहले 20 रहा होगा, उसकी कीमत 20 रही होगी प्राइस, तो आज 17 होगी 15% कमी के बाद, है ना। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी पहले अगर 17 थी तो उल्टी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। गैप कितना है, 3 का है। 3 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है ना, उस पहले 17 खरीद रहा था, अब 20 केजी खरीद रहा है। 3 किलोग्राम खरीद रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन उसने कहा है कि 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है एक्चुअल में। तो 3 की वैल्यू 20 केजी और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/3। तो 40/3 केजी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला प्राइस है ना कम हुआ। इसने कहा है कि कीमत प्रति किलोग्राम कौन सी बतानी है, घटी हुई बतानी है। तो घटी हुई वाली साइड का हम वो निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे। कितनी आ गई, 40/3 केजी आ गई। पैसे कितने खर्च कर रहा है, 272 रुपये। 272 रुपये कितने के लिए, 40/3 के लिए। तो 1 केजी की वैल्यू यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 272 इंटू 3/40। 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 4×6 = 24 और 4×8 = 32। ठीक है, 3×8 = 24, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में 20.40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नया कुछ है। एक मिनट। फिर से समझ लीजिए, प्राइस क्या था, प्राइस 20 से 17 के रेशियो में था, क्वांटिटी 17 से 20 होगी। गैप कितना है, 3 का है। उसने कहा है कि 2 केजी अधिक मिला है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 3 मिला है, तो 3 की वैल्यू 2 होगी। 20 की ये घटी हुई साइड ये वाली है ना, तो 20 की वैल्यू होगी 40/3 केजी। इसका मतलब 272 रुपये में वो कितना खरीद के ला रहा है, नमक 40/3 केजी। 272 रुपये में, तो 1 किलो का पूछा, 1 किलो का कितना आ जाएगा, 20.40 हो जाएगा। 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कितनी है। तो 170 से कम वाले कौन कौन से हैं, पहले देख लेते हैं। 170 से कम वाले कौन कौन से हैं, 170 से कम वाले 20, 12 और 6, तो 12 6 18 20 38 हो गया। ठीक है। और इसने दूसरा क्या कहा कि 160 से अधिक वाले, 160 से अधिक वाले में 20, 24, 18, 16 और 4, तो 16 4 20 हो गए। 16 4 20 तो ये हो गए। 20 और 20 40 और 20 60 और 18 4 22, कितने हो जाएंगे, 88। नहीं 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 नहीं, 60 और 60 18 4 22, 82 हो जाएंगे ना। 82 परसेंटेज बताना है इसका, इससे कितना है। तो कितना बैठेगा देखिए, 19 अपॉन में कितना हो जाएगा, 41। ठीक है। देखिए 41 है ये, और ये कितना है, 19 है। 41 है, 19 है। इसका मतलब अगर ये 20 होता और ये 40 होता तो हमको दिख रहा था 50% के आसपास आएगा। लेकिन ये 41 है, बढ़ी हुई वैल्यू है, ऊपर कम है, तो वैल्यू 50 से कम आएगी। 50 से कम कौन सी है, 46.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप सोल्व कर लीजिए, 1900/41 फिर भी आपका यही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 41 पंजे अगर 50 भी लेते हैं हम, तो कितना आएगा, 5 × 5 5 24 205 पहुंच जाएगा, जबकि हमको 190 के आसपास जाना है। ठीक, तो 50% से वैल्यू कम रहने वाली है। ट्राइंगल एबीसी में क्रमशः भुजा एसी और एडी पर दो बिंदु बी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई सी डी के समांतर है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम क्या क्या है, ए सी और डी। इस पे दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए सी और ए डी पर डी और ई हैं, सॉरी बी और ई। और बी और ई क्या है, ये दोनों सी डी के पैरेलल हैं। बी ई लाइन जो है सी डी के पैरेलल लाइन है। ठीक, तो ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है। देखिए सिमिलर ट्राइंगल हो गए दोनों, कौन कौन से, ए बी ई और ए सी डी। ठीक, इसने क्या कहा है आगे कि सी डी 9 है, सी डी 9 है,
ये कितना है 6 है, बी ए बी कितना है 5 है, ए डी कितना है 2 है। तो हमसे ए ई और बी सी की माप पूछ रहा है, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोई बात नहीं। इनका जो रेशियो होगा बी ई और सी डी का, वही इसका हो जाएगा, इसका ए बी और ए सी का, और ए ई और ए डी का। तो कितना है 2:3 है, 2:3 है। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी अगर 2 है तो पूरी ए सी 3 हो जाएगी, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही रेशियो सेम इधर रहेगा 2:1 का। अगर 1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, तो इसने कहा है कि ए ई और बी सी की लंबाई बताओ। ए ई की कितनी आ गई हमारे पास 4 और बी सी की कितनी आ गई 2.5। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। सेक ए कितना दे रखा है, सेक ए इसने हमको दे रखा है 17/8। ठीक, तो ये क्या दे रखा है इसने, हाइपोटेनस अपॉन बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर हमको निकालना पड़ेगा। वैसे भी 8, 15, 17 की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस इसको यहाँ पुट कर दीजिए। ज़्यादा अगर समझ ना आ रहा हो तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। कितना, ये हमको 17 दे रखा था, ये 8 दे रखा है, तो ये 15 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। और साइन ए कितना हो जाएगा 15/17, तो 34 इंटू 15/17 प्लस 15 इंटू कोट ए कितना हो जाएगा 8/15 अपॉन 68 इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा 8/17 और माइनस 16 इंटू टेन ए कितना हो जाएगा 15/8। जस्ट सॉल्व करते हैं इसको। 17 दूनी 34, 15 से 15 कैंसिल, 17 से 4 बार जाएगा 68 और 8 से 2 बार जाएगा। तो कितना 15 दूनी 30 और 8 ऊपर तो हो गया 38 और अपॉन में 8 चौक 32 माइनस 15 दूनी 30 2 38/2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इन विच टू ग्रेड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किन दो ग्रेड्स के मिलाकर विद्यार्थी की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। तो बी और ई का पहले हम देखें कितना है बी और ई का। तो बी और ई का आप देखोगे तो बी का कितना है 27 है, ई का कितना है 8 है। 27 और 8 35%। तो ये कह रहा है कि 35% से कितना कम 54 कम। या तो 35% देखिए, टोटल इसने कितने दे रखे हैं 1800 छात्र दे रखे हैं, 1800 छात्र दे रखे हैं। अगर हम 54 का भी परसेंटेज निकाल लें तो 1800 इंटू 100 तो कितना आएगा 3% आ जाएगा। ठीक है, तो 35% से कितना कम 3% कम, कितना हो गया 32%। तो ये पूछ रहा है कि किन दो ग्रेड के मिला के 32% हो रहे हैं। तो सी और ई को चेक करते हैं। सी कितना है 24 है, ई कितना है 8 है। 24 और 8 32, पहला ही ऑप्शन मिल गया। हमारा आंसर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। इसका मतलब नाव की चाल कितनी होगी, नाव की चाल हमारी कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है। नाव की चाल 9 किलोमीटर दे रखी है, धारा की स्पीड आप कितनी मान लीजिए x मान लीजिए। तो एक बात बताइए, जब वो 44 किलोमीटर जाएगा तो उसी धारा की दिशा में जा रहा है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। प्लस 35 किलोमीटर कैसे जा रहा है, वो अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट जा रहा है तो माइनस हो जाएंगी। इज टू कितना टाइम लग रहा है उसको 9 घंटे लग रहे हैं। हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि 33 किलोमीटर अगर इस वाली स्पीड से यानी कि उसी दिशा में जाए तो 9 + x से, और 28 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाए तो 9 - x। तो टाइम कितना लगेगा, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिया। पर यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, हमको पता है यहाँ 44 आ रहा है तो 44 से क्लू मिल रहा है कि 11 × 4 का है ना। तो अगर हम नीचे 11 बनाने की कोशिश करें तो x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। इसको अगर हम नीचे 11 बनाते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 11 से 4 बार कटेगा, और x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 7 बनेगा, 7 से 5 बार कटेगा। तो हमारी इक्वेशन भी वेरीफाई होगी कि 4 घंटे + 5 घंटे बराबर 9। तो इसका मतलब हो गया कि नीचे वाले की वैल्यू यहाँ 11 कर देंगे, यहाँ कितनी कर देंगे 7 कर देंगे, तो 11 × 33 और 7 × 4 = 28। तो 4 और 3 7, 7 घंटे उसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना भी है क्योंकि हमको दिख रहा है 35 में 7 आ रहा है, 44 में 11 × 4 आ रहा है, तो यहाँ हमको पता है 11 बन सकता है। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया कि इनका टाइम निकाला, तो 4 घंटे यहाँ से 5 घंटे यहाँ से, कुल मिला के 9 घंटे। इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वेट हो गई। यदि 8 20 का तृतीयानुपाती p है,
3 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है, तो 2p प्लस क्यू की वैल्यू बताओ। एक बार बताओ कितना हो जाएगा ये। बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो 20 × 20/8 हो जाएगा। कौन सा p की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 8 पंजे 40, 50 आ गई पी की वैल्यू। क्यू की बात करें तो कितना होगा ये, 3/5 बराबर 24/क्यू, है ना। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 8 = 24 और 8 पंजे 40। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। क्या पूछा है, 2p प्लस क्यू। 2p कितना हो जाएगा, 2 × 50 यानी कि 100, और प्लस क्यू की वैल्यू 40, तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को ये थर्ड प्रोपोर्शनल ना समझ आया हो तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए 8/20 बराबर हो जाएगा कितना, 20/p। तो यहाँ से आप डायरेक्ट p की वैल्यू क्या देखोगे, 50 देखोगे, या फिर बी स्क्वायर बराबर ए सी, जैसे भी आपने तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ रखे हो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो 18% की हानि हो रही थी, फिर 12% का लाभ होने लगा। कब, जब हमने 960 अधिक में बेचा। तो मुझे ये बताओ 18% की हानि से 12% के लाभ पे पहुंचे, तो 18 और 12, इसका मतलब हमने 30% बढ़ा दिया उसको। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब बीच की वो कितनी होगी, 30% होगी। 30% की वैल्यू 960। तो 100% की अगर हम वैल्यू देखें तो कितना आएगा, 3 से इसको काटोगे कितना, 3200 आ जाएगा। अभी कह रहा है कि 3200 की चीज़ को 3840 में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो हमको दिख रहा है 640 का गैप है, 32 दूनी 64, 20% डायरेक्ट दिख रहा है हमको। और नहीं आ रहा है ऐसे भी समझ, तो 3200 × 100 करोगे, 2 0 से 2 0, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, तो 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ से कितना बनेगा, 7/2 प्लस 5 या 15 और 1 16/3, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 3 × 3 और 4/3 का 3/4 कर देंगे, इंटू 5 चौक 20 और 21/4, ओके। और माइनस के 5 दूनी 10 और 11/2। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 7/2 एरा और 11/2 माइनस के एयर है, तो 11 में से 7 जाएंगे, माइनस के 4/2 बनेंगे, तो यानी कि माइनस के 2 आ जाएंगे, तो ऊपर बनेगा 21 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 19। नीचे वाले को सॉल्व करें, 2 × 2 और 3/2, इंटू 3 × 3 और 2 5/3, माइनस करना है कितना, 13, 6 दूनी 12, 13/2, 3 से 3 कैंसिल, तो 5/2 माइनस 13/2 कितना हो जाएगा, 8/2 माइनस के, या फिर यहाँ से हम इसको कह देंगे -4। तो हमारे पास कितना आ गया, -19/4 आ गए। और क्या रखा है, डिवाइड में हमारे पास 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई में 1/7 कर देंगे, इंटू 2, ये वाला 2, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना रहेगा, -19/14, या फिर इसको क्या कह देंगे, -1/5/14। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, आगे चलते हैं। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई कितनी हो, 90 मीटर हो। कितना आसान क्वेश्चन है कि देख के बनाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इमेज की। पतंग की ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर, जमीन से एंगल 30 डिग्री, ऊंचाई क्या पूछी इसने हमसे, डोरी की लंबाई बतानी है। डोरी कौन सी है, ये है, तो साइन लगा दो, साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, 90/x। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 180। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ट्राइंगल एल एम एन में एल एन के समद्विभाजक 112 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। भैया इन सेंटर पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, प्री में मेंस में सब में आता है। आ गया क्वेश्चन, देख लो। तो इतना पढ़ के आपको तुरंत समझ आना चाहिए। जैसे बाइसेक्टर लेगा, वो किस किस का एल एन का ले लिया, तो हमको पता है ये तो एम एम दे देगा, और इन सेंटर को पूछ लेगा, फिर इन सेंटर दे देगा, और हमसे ऊपर वाला एंगल पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दरअसल यहाँ पे हमको दे रखा है 90 प्लस एंगल m/2 बराबर 112। तो यहाँ से एंगल m कितना आ जाएगा, 112 में से 90 जाएंगे तो 22, 22 दूनी 44। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन लगभग लगभग कि इन सेंटर पे क्वेश्चन भैया आता ही आता है, तो ये तो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। देख लीजिए क्या कह रहा है ये क्या है, एल एन के समद्विभाजक है ना, ये एल है, ये एन है, ये एम है,
ये यहाँ पे बाइसेक्ट करके इसको यहाँ पे आके मिल रहे हैं, ये 112 दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, ये कितना होता है 90 प्लस एंगल m/2, और यही हमने लगा के इसमें 44 निकाल दिया इसका आंसर। एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों तक एक साथ मिलकर वो कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो बी से इस कार्य का 25% कितने दिनों में करेगा, ये हमको बताना है। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो बेसिक जैसे आप करते हो, ए 48, बी कितना 60, कितना 240 ले लेंगे टोटल, है ना। तो ये 5 आ जाएगा एफिशिएंसी, और इसकी बी की 4 आ जाएगी। 5 और 4 9 हो गए, यानी कि एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 12 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 12 में 108 कर लेंगे। 240 टोटल वर्क था, तो बचा हुआ कितना वर्क रह गया, 10 में से 8 गया 2 3 और 132 रह गया। ठीक है, इसने कहा है कि बचे हुए का भी 25%, 25% मतलब 1/4, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है। बी की इफिशिएंसी है कितनी 4, तो 33/4 आ जाएगा। इसका मतलब कितना बनेगा, 4 अट्ठे 32, 8 प्लस 1/4, और इस 1/4 दिन को घंटों में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा 8 डेज एंड 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी। परसेंटेज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज से कैसे करेंगे देखिए, 48 दिन में करता है ए, तो 12 दिनों में कितना कर लेगा, 1/4 काम, यानी कि 25% कर लेगा ये। ठीक है, बी 60 दिनों में पूरा काम करता है, तो 12 दिनों में कितना कर लेगा, 12 पंजे 60, बी कर लेगा 20%। कुल मिला के 45% काम हो गया, 55% काम बचा हुआ है, और 55% का भी हमको 25% चाहिए, इसका मतलब 55% का भी 1/4 चाहिए। पूरे काम को बी कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है पूरे 100% को, तो 55/4 को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है क्वेश्चन में। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 11 बार, तो कितना आ गया, वही आ गया 33/4, यानी कि 8 दिन 6 घंटे। तो जौन सा तरीका आपको पसंद आए उससे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52, 71, 43, 22, ए और बी का औसत कितना है 55, और इतना 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 इतना, सी और डी का औसत 53, ए बी सी डी का औसत बताओ। कुछ नहीं, सबको सम करके सम कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 6 और 2 8, 5 7 12, 4 16 और 2 18, 188। किस में से माइनस कर देंगे, 188 क्या बनेगा, ये 188 प्लस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, कितने हैं ये 6 हैं, तो 188 लिख के दिखा देता हूँ आपको, प्लस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा इनका सम सबका, 55 इंटू 6, जो कि बनेगा 330। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा 2, 12 में से 8 गए 4, 142 आ जाएगा ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ की बात करेंगे, तो सबको जोड़ लो इनको, 5 2 7 9 16 17 2 19, कैरी एक हो गया, 4 4 8, 4 12, 5 17, 4 21 और 1 22, 229 प्लस सी प्लस डी बराबर 53 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे 7 हैं, तो 7 ते 21 और 7 पंजे 35 और 2 37, तो सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 100 नहीं, गलत हो गया कुछ, कुछ तो गलत हुआ है, 1 मिनट 1 मिनट, 7 ते 21, 4 4 8, पाँच 2 7 9 16 और 1 17 और 2 19 का 9 हासिल, कैरी एक हो गया, 4 4 8, 4 12, 5 17, 4 21 और 1 22, 229 हो गया। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 और 1 7, 7 या 21, 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2 37 हो गया। हाँ ठीक है, तो सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो सी प्लस डी भी इतना आ गया, ए प्लस बी इतना आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जब हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 142/4, या 2 से 2 बार ही जाएगा, और ये कितने बार 71, यहाँ से आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी जोड़ घटा था बस, और कुछ नहीं था। यदि एक नंबर दे रखा है, एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, 56 की डिविजिबिलिटी आ गई, डिविजिबिलिटी यहाँ से। ठीक है, तो बाई के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई का मान क्या होगा, जहाँ एक्स और बाई क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो एक बात बताइए, 56 का मतलब 7
अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। और 8, ऐसा क्वेश्चन 56 पे नहीं पूछा गया अभी तक। 7 और 8, तो 8 का तो हमको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट उठा लो और 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 2/4/8 जब हम करेंगे तो कितना करेंगे इसको, 8 की वैल्यू क्या रखें, 8 की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो 8 या 24 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 रह जाएगा। अगर बाई की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो 8 या 24 कितना 264 हो जाएगा नहीं। तो 8 या 24 और 8 या 24, ठीक है। 8 भी नहीं रख सकते यहाँ, 8 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फिर 44 बनेगा, वो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, बाई की वैल्यू होगी 6, वाई की वैल्यू 6 होगी। लेकिन बाई की वैल्यू निकालना तो आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्योंकि जहाँ पे अब हमको क्या है 7 की डिविजिबिलिटी लगानी है। अब उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल इतना नहीं है। 2 बाई की जगह हम 6 रख देंगे और 4। बाई की डिविजिबिलिटी क्या कहती है देखिए, कि या तो लास्ट वाले का डबल करते जाओ और बाकी बचे हुए रिमेनिंग से माइनस करते जाओ तो भी आप चेक कर लोगे, या फिर 3 3 का पेयर बनाओ, ठीक है। इसके आगे 2 जीरो लगा दो, उनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 4 में 4 गए 0, 9 में 6 गए 3, 8 में 2 गए 6, तो 630। अब 630 में से इस वाले पेयर को निकाल लोगे, जब 630 में से 00x को निकाल लोगे तो जो हमारे पास घटाने के बाद आएगा वो 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, एक्स की वैल्यू या तो मैं 0 पुट कर दूँ, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं सकता, जबकि 7 अंकों की फिर बनेगी भी नहीं अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो। हमको क्या है 7 अंकों की तो बनानी है ना, तो एक्स की वैल्यू जो भी कुछ होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। तो एक डिजिट में सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 7 ही हो सकती है, क्योंकि 630 तो पूरा पूरा कट जाएगा और 7 भी माइनस करेंगे तो फिर 7 भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस बाई हमसे पूछा है, तो 7 बाई स्क्वायर नहीं, बाई है बस, 7 7 49 और बाई की वैल्यू कितनी 6, तो कितना आ गया 55 आ गया। ऐसे समझ आ गया हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आया हो तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। वाई की वैल्यू तो हमने निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट भी कर दी, ठीक। अब इसके बाद मुझे एक बात बताइए, बाई की वैल्यू जब मैंने निकाल दी तो बाई की वैल्यू के बाद मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 बनेगा। तो ऑप्शन जो भी होंगे अगर उनमें से मैं 6 घटा दूँ तो जो 6 घटाने के बाद बचेगा वो एक क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 33 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 27, 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन कैंसिल। 44 में से 6 घटाएंगे 38, 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये कैंसिल। यहाँ 6 घटाओगे तो यहाँ 64 बचेंगे और यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 49 बचेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। अगर 64 बचता है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 8 है, अगर 49 बचता है बी ऑप्शन है तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 7 है। अब आप एक्स की जगह पे 7 या 8 रख के फिर डिवाइड करके 7 से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिमाग में आता, 7 की डिविजिबिलिटी आपको नहीं आती, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। आगे चलिए। ए 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम इज फुल ऑफ वाटर। एक छिन्नक के रूप में 35 मीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है, 12 और 18 सेंटीमीटर। यदि इस बाल्टी से पानी एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है तो जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बतानी है हमको, ड्रम की कितनी ऊंचाई होगी सेंटीमीटर में। तो फ्रस्टम का आपको वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है, जिसको नहीं पता लिख लीजिए, 1/3 पाई इंटू एच और इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आर क्या है, छोटी रेडियस और बड़ी रेडियस, इज टू 1/3, सॉरी किसका वॉल्यूम रखना है हमको, वेलन का। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ 20 है, 20 × 20 और इंटू एच जो हमको निकालना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 35, आर की कितनी है 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस 18 इंटू 12 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू एच। इसको सॉल्व करेंगे, 18 18 कितने होते हैं 324, 12 12 144 और 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 1 12 120, तो 1 216। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, 6 4 10 4 14, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 684 आ गई।
ठीक, तो हमारे पास कितना रह गया 1/3 इंटू 35 इंटू 684 और इन 20 इंटू 20 को भी अपॉन में ले आए तो हमारी h की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसको सॉल्व करना है हमको, करते हैं सॉल्व। 3 से इसको काटें कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 5 से इसको काटें, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 7 इंटू 57/20 बचा, 7 सत्ते 49, 4 कैरी, 7 पंजे 35 और 4 39, तो 399/20। मुझे पता, हमको पता है कि 20 अगर ये 400 होता तो पूरा 20 बार कट जाता 20 से, लेकिन 400 से थोड़ा कम है तो वैल्यू इसकी क्या होगी, थोड़ी सी कम आएगी। तो कितनी आ जाएगी, 19.95 आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, ये हमको बताना है। ये 19 वाला है, एक मिनट, ये 19 वाला है और ये हमारा 2020 वाला है। ठीक है, कुल संख्या 19 में कितनी थी 2000 और 20 में कितनी थी 2400। तो इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ 13% है और यहाँ पे 12% है। तो 2000 का 13% कितना हो जाएगा, 2000 का 13% आप निकाल लोगे तो 13 दूनी 26, 260 और 2400 का 12% निकाल लोगे, या तो ऐसा कर लो, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, इनका भी रेशियो निकाल लेते हैं ना, हमको परसेंटेज निकालना है। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 500 और 600 कर लो तो 13 पंजे 65 हो जाएगा ये। 2019 में इंजीनियरिंग वाले कितने आ जाएंगे 65 और 12 छंग 72, 72 किसका आ जाएगा 2020 वाले इंजीनियरिंग के छात्र आ जाएंगे। इसने पूछा है कितनी कमी या वृद्धि हुई है किसमें 2020 वालों में, 2019 की तुलना में बताना है। तो कितने बढ़ रहे हैं ये देखो, 17 बढ़ रहे हैं, कितने पे 65 पे इंटू 100। ठीक, और क्या पूछा, और हाँ ठीक हो रहा है, 5 13 पंजे 65 और 6 12 छंग 72, ठीक हो गया नहीं, कितना आएगा ये 7 आएगा, सिर्फ 17 नहीं 7 आएगा, 7 5 12। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कितना बचा है, 700/65 बचा हुआ है, या इसको और छोटा कर लें तो 13 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, या फिर 140/13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 140/13, तो 13 दाई 130 होते हैं, है ना, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.77 हो जाएगा, क्योंकि 10.25 तो बहुत छोटा रह जाएगा, 13 दूनी 26, उसके पास तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा 10 + 10/13, तो 10 + 10/13 का मतलब कितना हो जाएगा 10.77, क्योंकि 10/13 हमको क्या देगा 13 सत्ते 91, 0.91 के आसपास पहुँचेंगे जब हम 7 बार पढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 10.77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक राशि उधार ली गई और 980 की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया गया, 4% उसकी चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया था उसको। तो उधार ली गई राशि कितनी है बतानी है, इंस्टॉलमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। 4% का मतलब 1/25, तो इसका मतलब पहले साल में 25 से 26, दूसरे साल में 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 26 का कितना होता है 6, कितना होता है 26 का 676। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको पता है कि ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट इसने कहा है कि इक्वल होता है, तो इसमें 26 से मल्टीप्लाई हमको दोनों साइड में करनी पड़ेगी, क्योंकि 676 यहाँ है तो 676 दोनों साइड में हमको बनाना पड़ेगा। तो 26 इंटू 25 कितना हो जाएगा ये 650, और ये तो 625 रखा ही है। तो एक्चुअल में टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 6 6 1275 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट 676 है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 980 दे रखी है। ये हमसे पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि 1275 की वैल्यू बताओ कितनी है, 676 की कितनी दे रखी है इसने 980 वैल्यू, और 1275 की हमसे पूछ रहा है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई, 980/676 इंटू 1275। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए किसकी कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, तो हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, जैसा हर बार करते हैं अपने क्वेश्चन में। हम इस 676 को हम बनाएंगे 600 कितना
676 को बनाएंगे 675, क्योंकि हमको पता है इसको 25 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 25 से इसको करेंगे 25 पंजे 125 और 25 एकम 25। ठीक, अपनी सहूलियत के लिए इसको 981 को हम कितना बना, 980 को कितना बना लेंगे, 980 को बना लो 981, क्योंकि 9 से कट जाएगा ये। थोड़ी थोड़ी बहुत माइन्यूट चेंजेस कर रहे हैं, माइनर चेंजेस कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। 9 एकम 9, 9 नम 81, और ये कितना बनेगा 9 तिया 27। तो आंसर बहुत आसपास आएगा इसके, मतलब देखते रहोगे। इसको आप क्या करोगे, अब 3 से इसको काटोगे, 3 से कितनी बार, 17 बार चला जाएगा। तो हमारे पास कितना रहेगा 109 इंटू 17, तो 17 नंबर कितने होते हैं, 17 नंबर कितने होते हैं, 973, 1 मिनट, 17 नंबर 153 हो गए। ठीक है, 153 का जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 15 कैरी, सॉरी 53 ही आ जाएगा पूरा ये तो। और कितना 17 एकम 17 नंबर कितने होते हैं, 153 होते हैं। ठीक तो कर रहे हैं, 17 53, हाँ ठीक है। 17 नंबर कितने हो जाएंगे, 153, 153 का कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा ये, और 17 एकम 17 और एक 18, 1853 आ गया। तो 1853 के पास में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है केवल। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, 1850 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन के लिए हमेशा अप्रोक्सीमेशन यूज कीजिए, सच में मज़ा आएगा, आप अच्छे से कर भी पाओगे कैलकुलेशन। एक्स की वैल्यू इधर रखी है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 15, 16 माइनस 15 1 बन रहा है। इसका मतलब बना अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस अंडर रूट 15। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस अंडर रूट 15, बना अपॉन एक्स की कितनी है, ये स्क्वायर करोगे तो हमको पता है 2ab वाले टर्म्स कट जाने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बना अपॉन एक्स स्क्वायर जब करोगे तो 16 4 चौक 16 प्लस 15, और इसका क्या कर देंगे हम, ट्वाइस कर देंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, जो कि कितना बनेगा 31, 31 दूनी 62। अगर थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो देखिए क्या क्या है हमने। आप जब ये क्या है, वन अपॉन एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 प्लस अंडर रूट 15, तो एक्स स्क्वायर जब आप करोगे इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में करोगे आप क्या, 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 15, प्लस बना अपॉन एक्स का जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15, और माइनस में 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 15। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमको पता है 16 और 15, 16 और 15 कितने बन जाएंगे, 62 बन जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। जिन्होंने इस क्वेश्चन के अलजेब्रा में अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी उनको मुश्किल से 10 से 12-15 सेकंड हार्डली लगे होंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस तरह से स्थित हैं कि सी ए बी 42 डिग्री, ए बी डी 57 डिग्री, सी ए डी और बी ए डी की माप हमको बतानी है। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक, और इसमें अब हम क्या करते हैं, ए बी व्यास है, ये ए ये बी, सी और डी दोनों साइड में ऐसे बिंदु हैं, कहीं पे ओ बना लीजिए, सी और डी ऐसे बिंदु हैं ए बी के दोनों ओर हैं। ठीक है, और सी ए बी कितना दे दिया इसने हमको, यहाँ सी मान लो, यहाँ पे कोई डी मान लो। ठीक, सी ए बी, सी ए बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमको 42 डिग्री, और ए बी डी कितना दे रखा है, ए बी और डी ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमको 57 डिग्री। तो सी ए डी और सी बी डी की माप पूछी है, तो सी ए डी इसका मतलब ये, और सी बी डी का मतलब ये वाला एंगल, सी बी डी कौन सा है पूरा ये वाला, और सी ए डी कौन सा है पूरा ये वाला। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाले आर्क में, इस वाली आर्क में ये तो 90 है, आर्क पे भी छोड़ो, ये एंगल 90 हो जाएगा, अर्धवृत्त में बड़ा कोण कितना होता है 90 का होता है, ये 42 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर सी बी डी की मैं आपसे बात करूँ तो सी बी डी कितना हो जाएगा टोटल, 48 प्लस 57, 8 7 15, 5 4 9 और 1 10, तो सी बी डी कितना आ गया 105 आ गया। और सी ए डी की बात करें तो सी ए डी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों साइड दोनों आमने सामने की एंगल कितने होते हैं 180 होते हैं, तो 75 और 105 आ गया, तो सी ए डी इसने कितना आ गया हमारा 75, और सी बी डी कितना आ गया 105, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए माइनस 63 इजकल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रखी है, तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिन्हें घटा के 9 आ जाए, सॉरी 2 आ जाए। तो 9 7 जा 63 होते हैं, और 9 और 7 का गैप भी 2 होता है। ये प्लस है तो पहला वाला माइनस, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लेंगे। इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू कौन सी होगी? 7 होगी। तो टेन ए की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। टेन ए की वैल्यू 7 होगी, तो ये देखिए 7, ये एक, ये कितना हो जाएगा? 49 और एक 50 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, साइन ए, 2 इंटू साइन ए कितना हो जाएगा? 7/√50, प्लस 5 इंटू कोस ए कितना हो जाएगा? 1/√50। तो 5 और 7 दूनी 14 और 5 कितना आ जाएगा? 19/√50, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं? बताइए आपके अकॉर्डिंग किस राज्य में? ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ए, बी और ई और डी दे रखे हैं। देखिए ये जो है ना, पहले वाले तो हैं हमारे पास क्या? यूथ। और नीचे वाले हैं एम्प्लॉयड यूथ। तो 12 में से 10.5 क्या है? एम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे? 1.5/12, या फिर यहाँ से जीरो हटा के पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दो, 15 8 120, तो 1/8 आ गया ए का। पहले सबके लिख लेते हैं। बी की बात करें तो बी में से कितना? 8 में से 7 रोजगार हैं, तो 1/8 क्या है? बेरोजगार होंगे। डी की बात करें तो 10 में से 7.5 रोजगार हैं, इसका मतलब ढाई क्या होंगे? 2.5/10 क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये 25 चौके 100, तो 1/4 बेरोजगार हैं। अच्छा ई की बात करें तो 9 में से 8 रोजगार हैं, तो 1/9 क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। अब यहाँ एक बात बताइए, 8 में से एक बेरोजगार, 8 में से एक बेरोजगार, 4 में से एक बेरोजगार और 9 में से एक बेरोजगार, तो साफ साफ दिख रहा है ना सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसके पास है? डी के पास है, कि 4 में से एक है। यहाँ चलो ठीक है कि 8 पे एक है, 8 पे एक है, 9 पे एक है, वहाँ 4 में से एक बेरोजगार है। बताइए। ठीक, तो ऐसा करके डी ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल्स टू 6.25, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इतना दे रखा है। ए बी सी पूछा है, तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 6.25 दे रखा है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ट्वाइस ऑफ 0.52, इसका मतलब 6.25 प्लस 1.04। जब इनको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 5 4 9 2 और 7.29। ये किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू है। होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा। और कितने का स्क्वायर होता है? कितने का होता है? 2.7 का, 27 का होता है ना, 2.7। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ±2.7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी को इसने कहा है कि जीरो से बड़ा है ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता, प्लस का ही आएगा। ये ऑप्शन फिर गलत लिखे हुए हैं, प्लस माइनस नहीं हो गई, 2.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर वाई विच वैन 156 181 31 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इन ईच केस इज 6? अगर आप देखना चाहते हो, एक बात बताइए, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों को डिवाइड लगाए और हर स्थिति में क्या है? 6 शेष फलाए। या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 25 को उठाते हैं तो 25 छक्के 150, 6 कैरी रह जाएगा। 25 से 180 भी कटता है, 180 नहीं 175 आता है, 25 सत्ते, यहाँ पे भी 6 कैरी रह जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 325 25 से डिवाइड होगा और 6 कैरी रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर आपने नहीं करना, अगर आपको करना है ट्रेडिशनल मेथड से, आना भी चाहिए। देखिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ये कब है सब? जब 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम 6 में से माइनस कर दें तो उस टाइम पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। 150 175 और 325, यहाँ से बस इनका एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ कितना आएगा? 25 ही आएगा। आगे चलते हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत की जो पहले 30% हुआ करती थी वो अब कितनी होगी? 38% हो गई है। तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके? अगर पहले 100 रुपये कच्चे माल की कीमत थी तो अब कितनी हो गई है? 125 हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
125 होगी। जो पहले 30% क्या था, श्रम लागत जो थी, लेबर चार्ज जो लगता था, लेबर कॉस्ट जो थी वो 30% थी। 100 पे 30 रुपये देने पड़ रहे थे। अब क्या है, 38% देना पड़ रहा है। इसका मतलब 125 का 38%। तो कुल मिला के पहले जो एक मतलब किस चीज़ को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में कितना, 130 रुपये की कॉस्ट आ रही थी। अब कितनी आ रही होगी, 125 का 138%, है ना। 100% यहाँ, 38% और लग गया, 138%। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो 138 इंटू 125/100 करेंगे तो कितना, 5/4 आ जाएगा। और 2 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 2×6 = 12 और 2×9 = 18। 69/5/2 हो जाएगा ये। तो 5×7 = 35, 350 - 5 345 बनेगा, है ना, /2। और ये कितना है, 130 है। तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम रेशियो देखें तो कितना बन गया ये अभी, और किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो जाएगा ना। हाँ, 5 से हो जाएगा। ये तो 69 ही रह जाएगा। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, ये 26 आ जाएगा। या फिर 2 उधर जाके 52 बना देगा, तो 52:69। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आई है कि इतनी कॉस्ट आ रही है। ये कह रहा है कि कॉस्ट को, खपत कितनी कम करी जाए कि कॉस्ट हमारी सेम ही रहे। खपत को कम करना है तो मुझे पहले अगर 69 यूनिट लेनी पड़ रही थी तो अब 52 लेनी पड़ेंगी। इसका उल्टा कर देंगे रेशियो, ठीक। तो 69 से 52 लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी कम हो गई, कितनी खपत कम कर दी हमने। आप देखोगे तो 17 कम हो गई। 17 कम होगी कितने पे, 69 पे, इंटू 100। बस यही निकालना है रेशियो, इसको निकाल दो। हमको पता, ये देखो कि कितना, 17×4 = 68, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग, 4 से भी अगर इसको काटेंगे तो 25%। लेकिन समथिंग वाला जो है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और कम कर देगा। तो 25 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24.6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। 2 वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। 2 वृत्त बना लेते हैं, 2 सर्कल। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया। कहाँ पे टच कर रहे हैं, टी पे टच कर रहे हैं, ठीक है। आर एस एक ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ये पी पर कर रही है, ये क्यू पर कर रही है, तो ये पॉइंट हमारा टी है। ओके, अब इसने क्या कहा है कि टी पी क्यू 42 है। टी पी और क्यू, एक मिनट, ये कितना है, 42 है। प्रॉपर्टीज हमको पता है कितना होता है, 90 होता है। ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये पूछा होगा, पी क्यू टी कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। कितना हो गया, 48 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये 90 कैसे होता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। आपको एक मिनट समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा। एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। सर्कल अच्छे से नहीं बन रहा, ठीक। अब ये यहाँ पे ऐसे करके टच कर रहे थे, ये P है, ये Q है, और ये हमारा T था। इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अगर हम ये और मिला दें तो एक बात बताइए, ये इसकी टेंजेंट है, ये नीचे टेंजेंट है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री आता है। कैसे आता है अभी देखिए, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, इसको बाई कह दो, तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा और ये वाला बाई हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ x + बाई कितना हो गया, 180 हो गया ट्राइंगल में। तो x + बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। ये 90, ये हमको कितना दे रखा था, 42, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। और यही इसमें हमको बताना था। तो देखिए, आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे आज के पेपर के, और आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।